कश्मीर के हालात में कोई सुधार नहीं हो रहा है। तकरीबन साल पूरा होने जा रहा है और वहां कश्मीरियों को सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस की मेहरबानी पर जिंदगी गुजारनी पड़ रही है। उनको आज़ादी नहीं मिल रही है। रही बात मीडिया नाम की चिड़िया की, जिसको भारत में पिछले 6 सालों में उसके पर कतर कर पालतू तोते की तरह पिंजरे में डाल दिया गया है और उस मीडिया को कश्मीर में मोदी सरकार ने पूरी तरह से कुचल कर रख दिया है। लेकिन अब हालात मोदी सरकार के हाथ से निकलते जा रहे हैं। चीन और नेपाल के साथ बढ़ते टकराव के बीच अब इस्लामिक मुल्कों की ऑर्गेनाइजेशन OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन ने भी मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आर्टिकल 370 को लेकर OIC ने सख्त रवैया अपनाते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 का हटाया जाना गलत है और 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर को लेकर जो फैसला लिया और उसके बाद वहां के मूल निवासी कश्मीरियों के लिए जो नए डोमिसाइल रूल्स यानी नियम लागू किए गए हैं, उनको OIC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के प्रपोजल का उल्लंघन यानी वायलेशन मानती है। अब इतने दिनों के बाद अगर OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, जिससे मोदी सरकार के बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, उसने जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाए जाने को लेकर अगर अपना रुख बदला है, तो इसमें अहम रोल मोदी सरकार के उन दूसरे कदमों का भी है जो उन्होंने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद उठाए हैं। मोदी सरकार ने जिस तरह CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लागू किया और उसके बाद उसके खिलाफ चल रहे प्रोटेस्ट को जिस बेरहमी से कुचला है, उससे इन इस्लामिक देशों की आवाम में गुस्सा छलका, जिसकी वजह से इन मुल्कों की हुकूमत पर मोदी सरकार को लेकर कड़ा रुख अपनाने का दबाव बढ़ा है। और अब OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन की ये बैठक उस वक्त चल रही है जब भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यानी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी चीन के हाथों अपनी जमीन गंवा बैठा है और मोदी सरकार, मोदी जी इस पूरी घटना, इस पूरे इंसिडेंट पर झूठ बोलते हुए अपनी साख बचाने की नाकामयाब कोशिश कर रहे हैं। भारत और चीन की सरहद पर 20 भारतीय सैनिकों की मौत इसका सबूत है। नेपाल के साथ भी भारत का बवाल बढ़ता जा रहा है और नेपाल के तेवर भारत को लेकर और सख्त होते जा रहे हैं। नया मामला जो सामने आया है उसके हिसाब से नेपाल ने जो 3 नदियों की बांधों की मरम्मत का काम चल रहा था, उसे रुकवा दिया है। नेपाल ने गंडक, लाल बकिया और कमला नदी के बैंक्स पर जो बांधों की मरम्मत का काम बिहार जल संसाधन विभाग यानी बिहार के वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट की तरफ से चल रहा था, उसे रुकवा दिया है। नेपाल ने अपनी सरहद पर रुकावट लगाकर भारतीय इंजीनियर्स को सरहद के भीतर दाखिल होने से रोक दिया है। इसका असर अब भारत पर पड़ेगा और बिहार में बाढ़ आने का खतरा बढ़ गया है। दैनिक हिंदुस्तान अखबार की खबर के मुताबिक बिहार के जल संसाधन मंत्री ने मोदी सरकार से इस पूरे मामले में इंटरफेयर यानी हस्तक्षेप करने को कहा है। तो मोदी सरकार की हालात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि चीन ने भारत की जमीन हड़प ली है, नेपाल भारत को आंखें दिखा रहा है और पाकिस्तान के साथ तो भारत का पहले से ही तनाव चल रहा है। और ऐसे हालात में OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन का मोदी सरकार को लेकर जो रुख बदला है, उससे आप ठीक ठीक अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरी दुनिया में मोदी जी का डंका कितना बज रहा है। अब आपको यहां बता दें कि OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन में 57 देश मेंबर्स हैं, 57 कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं, जिसमें से 53 कंट्रीज मुस्लिम बहुल यानी मुस्लिम मेजॉरिटी वाले कंट्रीज हैं। इनकी पूरी आबादी 1 अरब 80 करोड़ है। अब तक मोदी जी के इन OIC के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे और यही वजह थी कि OIC धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटने के बाद इस पर स्टैंड लेने से बच रहा था। पाकिस्तान की लाख कोशिशों के बावजूद OIC ने कश्मीर को लेकर अब तक कोई प्रपोजल, कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया था। लेकिन अब OIC के इस बदले रुख की वजह से मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ना लाजमी है, क्योंकि अब तक भारत इस मसले पर OIC को कोई कार्रवाई करने से रोके रखने में कामयाब रहा था। ये पूरे उलट-पुलट या यूं कह ले कि इस घटनाक्रम या पूरे इंसिडेंट की सबसे अहम बात यह है कि इसे पाकिस्तान की कामयाबी भी कही जा सकती है, क्योंकि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद से लगातार पाकिस्तान OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन पर
भारत को लेकर कड़ा रुख इख्तियार करने का दबाव डाल रहा था, मगर पाकिस्तान को अब जाकर इसमें कामयाबी मिल गई है। ओआईसी के कॉन्टैक्ट ग्रुप के फॉरेन मिनिस्टर्स की इमरजेंसी मीटिंग में यूनाइटेड नेशन की तरफ से दी गई उन 2 रिपोर्ट्स का स्वागत किया गया है, जिसमें कहा गया था कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर में वहां के लोगों के ह्यूमन राइट्स को बहुत प्लान्ड और अरेंज तरीके से कुचला गया है। यूनाइटेड नेशन की ये दोनों रिपोर्ट्स जून 2018 और जुलाई 2019 में आई थी और ये कॉन्टैक्ट ग्रुप जम्मू कश्मीर के लिए सन 1994 में बनाया गया था। ओआईसी ने कश्मीरी अवाम के हक की कानूनी लड़ाई के सपोर्ट करने की अपनी बात को फिर से दोहराते हुए भारत से 5 मांगे करी हैं। पहली मांग है कि भारत एक तरफा और गैर कानूनी कार्रवाई रद्द करे और कश्मीरी अवाम को खुद अपने तरीके से अपने हक का फैसला यूनाइटेड नेशन की देखरेख में जनमत संग्रह यानी रेफरेंडम के तहत करने दे। ह्यूमन राइट वायलेशन जो इस वक्त कश्मीर में चल रहा है उस पर फौरन रोक लगाई जाए, फौज की घेराबंदी और फौज के गलत इस्तेमाल को रोका जाए, अमानवीय लॉकडाउन यानी कि इनह्यूमन लॉकडाउन जो इस वक्त कश्मीर में चल रहा है उसको फौरन खत्म किया जाए और आपातकालीन कानून यानी इमरजेंसी कानून जो इस वक्त कश्मीर में लगाया गया है उसको खत्म किया जाए और गैर कानूनी तरीके से जिन कश्मीरियों को हिरासत में लिया गया है उनको फौरन छोड़ा जाए। ओआईसी की मांगों के हिसाब से इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड जम्मू कश्मीर की आबादी में किसी भी तरह के स्ट्रक्चरल बदलाव को रोका जाए क्योंकि ये गैर कानूनी है और इंटरनेशनल कानून यानी अंतरराष्ट्रीय कानून का वायलेशन है, खास तौर से चौथे जेनेवा कन्वेंशन का। ओआईसी, आईएचपीआरसी और यूनाइटेड नेशन फैक्ट फाइंडिंग मिशन के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव और इंटरनेशनल मीडिया के लोगों को जम्मू कश्मीर में बिना रोक टोक के वहां जाकर वहां के लोगों के ह्यूमन राइट वायलेशन के जांच पड़ताल की इजाजत मिले। ओएचसीएचआर की रिपोर्ट में जम्मू कश्मीर में लोगों के साथ हो रहे ह्यूमन राइट्स वायलेशन को लेकर एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल जांच बैठाई जाए। तो ओआईसी की ये सारी मांगे मोदी सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी करने वाली हैं क्योंकि ये सारी वही मांगे हैं जो पाकिस्तान जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद से करता आ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि अगर पाकिस्तान की ये मांगे ओआईसी की मांगे बन रही हैं और तमाम इस्लामिक मुल्क इसको सपोर्ट कर रहे हैं तो इससे एक बड़ा दबाव बन सकता है। तो दोस्तों, कुछ वक्त पहले तक मोदी सरकार के साथ ओआईसी के बहुत अच्छे ताल्लुकात थे और सुषमा स्वराज जब विदेश मंत्री थी तो उनको ओआईसी ने अपनी मीटिंग में गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर इनवाइट किया था। तो सवाल यहां पर यह उठता है कि इतनी जल्दी मोदी जी ऐसी कौन सी बाजी हारे कि 57 मुल्कों वाली ऑर्गेनाइजेशन ओआईसी मोदी जी को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर चैलेंज कर रही है। पाकिस्तान की लाख कोशिशों के बावजूद मोदी जी ओआईसी का यकीन जीतकर उसको अपने पाले में अब तक रखने में कामयाब रहे थे, लेकिन अब गेम बदल चुका है। क्यों, कब और किन वजहों से बताऊंगी आगे वीडियो में, लेकिन उससे पहले जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं वो हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com DR अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल ओआईसी सऊदी अरब डोमिनेटेड ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है। सऊदी अरब की परमिशन के बिना ओआईसी में कुछ भी करवाना इम्पॉसिबल माना जाता है। भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात के चलते सऊदी अरब कश्मीर को लेकर कोई भी बयान देने से बचता रहा। आर्टिकल 370 हटने के बाद भी सऊदी अरब ने कश्मीर को लेकर भारत के खिलाफ कोई बयान जारी नहीं किया। जम्मू कश्मीर पर ओआईसी के इस कॉन्टैक्ट ग्रुप में सऊदी अरब भी है। अगर सऊदी अरब नहीं चाहता तो शायद ही ये इमरजेंसी मीटिंग हो सकती थी। कहा जाता है कि ओआईसी में सऊदी अरब की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। सऊदी अरब ने पहले यहां तक ये कह दिया था कि कश्मीर भारत का इंटरनल मैटर है और मोदी सरकार ने सऊदी अरब के इस बयान को बड़ी डिप्लोमेटिक जीत बताकर खूब वाहवाही बटोरी थी, खूब पब्लिसिटी करी थी, क्योंकि उस वक्त ओआईसी अगर कश्मीर को लेकर कोई कड़ा कदम उठाता, कोई कड़ा रुख अपनाता तो उसका बहुत बड़ा असर पड़ता। कश्मीर पर ओआईसी के इस रुख को लेकर पाकिस्तान, तुर्की, मलेशिया और ईरान ने 7 गोलबंद होने की कोशिश करी थी, लेकिन सऊदी अरब ने इसे ओआईसी के लिए चुनौती के तौर पर देखते हुए पाकिस्तान को इसमें शामिल होने से रोक दिया था। हो सकता है सऊदी अरब को लग रहा हो कि कुछ दिनों बाद कश्मीर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। 5 अगस्त 2019 को लगाया गया कश्मीर में लॉकडाउन
खत्म कर दिया जाएगा और कश्मीरियों का दमन रुक जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मोदी सरकार को लेकर नाराजगी बढ़ती गई और ओआईसी ने कश्मीर को लेकर मोदी सरकार की तरफ अपना रुख बदल लिया। अब आर्टिकल 370 को लेकर ओआईसी ने जो अपना रुख बदला है, उसमें अहम रोल पाकिस्तान के दबाव से ज्यादा उन कदमों का है जो मोदी सरकार ने धारा 370 हटाए जाने के बाद मुसलमानों के लिए थे। पहले मोदी सरकार की तरफ से मुस्लिम विरोधी सीएए कानून लाया गया। उसके बाद इस कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे आंदोलनकारियों को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, लखनऊ और कानपुर में बुरी तरह पीटा गया। उन पर गोलियां चलाई गई, उन पर लाठियां बरसाई गई और फिर इन्हीं आंदोलनकारियों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया। उसके बाद दिल्ली राइट्स हुए, जो कि कहे जाते हैं गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड दिल्ली राइट्स थे, जिसमें मुसलमानों की जान और माल को बहुत नुकसान हुआ और उसके बाद इन्हीं मुसलमानों को ही मुजरिम ठहराया गया, इन्हीं की ही गिरफ्तारियां करी गई। उसके बाद कोरोना का दौर आया, जिसमें जमातियों का नाम लेकर मुसलमानों को कोरोना के लिए जिम्मेदार ठहराया गया, उनके सामान का बायकॉट किया गया, उनको गिरफ्तार किया गया और इन्हीं सब के साथ साथ इस्लामोफोबिया फैलाया गया। तो मोदी सरकार द्वारा करे गए मुसलमानों के साथ इस तरह के जुल्मों को देखते हुए अब ओआईसी ने भारत और मोदी सरकार की तरफ से अपना रुख बदल लिया है और इस तरह मोदी सरकार ने अपना एक और बहुत प्यारा दोस्त सऊदी अरब खो दिया है। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो, दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com DR अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।